अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से, जिसके अंदर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज सेक्टर्स की बात करेंगे। सही है। अब मैं इसको दूसरी जगह पे कर रहा नहीं हूँ क्योंकि ये सॉल्व हुए आसानी से हैं, बस समझना है, तो इस वजह से आई विल से ये समझना इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मैं डायरेक्ट इसी पे ही समझा रहा हूँ। ये कुछ डेफिनेशंस हैं उसके। सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी है मोशन एंड चार्ज के ऊपर। कोई भी जो मोशन चलता हुआ चार्ज पार्टिकल है उसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। सही है भाई। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है स्टेशनरी चार्ज के अंदर भी रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं। सही है। मूविंग चार्ज डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी एज स्टेशनरी चार्ज। आई इंटर द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो मूविंग चार्ज के अंदर होता ही यही है कि जब वो चार्ज मूव करने चलता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आने लग जाता है। लेकिन जो सादा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से नो मैग्नेटिक चेंज होता है। सही है। कुछ ये आपको छोटी बेसिक्स वाली बात है, तो फिर ये वाली बात हम लोग को पता है। अच्छा, चार्ज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो हमारे पास जो होती है जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलती है। पॉजिटिव या नेगेटिव तरह की होते हैं ये। हम लोग को पता है लाइट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। सही है भाई। एक्सप्लेनेशन मोस्ट फंडामेंटल यूनिवर्स कैन नॉट बी, ये हम लोग को पता है। क्वांटाइज डिस्क्रीट पेयर्स और कितना पाए जाते हैं। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव का कंसिडर क्या है, ये थोड़ा सा इसके यहाँ देख लेते हैं। एक सिंग एनर्जी, ये पानी बना हुआ है, पानी का टैप है और ये वाटर है और फिर ड्रेन और सिंक है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये पानी यहाँ से जा रहा है और जो ड्रेन है वो यहाँ से आ रहा है। तो पॉजिटिव जहाँ से पानी निकल रहा है इसको टैप कहते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ड्रेन जो होगा नेगेटिव चार्ज हो गया। इससे हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव की थोड़ी सी वाटर एनर्जी से बच सकता है। केस क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव इंक्रीज के वाटर फ्लो होता है, इससे ये छोड़ देते हैं वेस्ट से कैलकुलेट चार्जेस। कूलम, हम लोग के पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ, जो होती है इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर आता है। एफ इज इक्वल्स टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, याद है। और परमिटिविटी कांस्टेंट जो है वो क्या होता है। तो ये जो होती है ना हमारे पास, ये कहलाती है फोर्स ऑफ कूलम। सही है भाई। स्टेशनरी, ये हमारे पास वेज है कैलकुलेट करने के लिए। दो चार्जेस एक के बीच में, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई भी एक फोर्स या कुछ भी जो है ना फोर्स की जो वैल्यू जनरेट हो रही है या फिर जो फाइंड हो रही है, उसको निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। ये कूलम्स की वजह से ड्राइव हो, जब इसका नाम कूलम्स लॉ है। और ये हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा, चल रहा नहीं है। तो अब हम लोग को पता है ये पायरो लॉ है। फ्री स्पेस हमारे पास इसका डिस्टेंस ही कहलाता है। आर स्क्वायर जिसकी बेसिक डिस्टेंस है, Q1 Q2 चार्ज है, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट K होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारे को पता है परमिटिविटी स्पेस, इसकी वैल्यू 8.41। तब बताएगा, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, सॉरी क्या हो गया। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हमारे पास इसकी ये वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसके आगे एक आर कैप निकाल दूँ। आर कैप क्या, यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर फोर्स है ये। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर की फॉर्म हो जाएगी। सही है, फोर्स की फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर हम लोग एक एक चार्ज ले लें, सही है भाई, जिसका हम लोग सोर्स चार्ज लेना और एक टेस्ट चार्ज लेना, उसको जो है हम लोग एक डिस्टेंस आर आई के इक्वल रखें, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो डिफरेंस होगी क्यू आएगी सोल चार्जेस की। बहुत सारे सोल चार्जेस होंगे तो उसके जो सम होंगे वो किसके इक्वल होंगे, सम ऑफ F1 F2 F3 जितने भी चार्जेस होंगे तो सब वो तो 1/4 पाई ये के जो होता है कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद Q1 हमारे पास क्या है, Q2 Q3 Q4 बहुत सारे चार्जेस है, और मेन चार्ज क्या है PQ। तो PQ तो हमारे पास सेम रहेगा। Q जो हमारे बाहर आ गया, ये बचा, ये हमारे बाहर आ गया। बाकी जो बचे Q1 Q2 Q3 एंड तक ये हमारे पास एन वाई अंदर रहेगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ, इसको एफ, इस वाले को तो एफ की जो मैंने एफ की कह दिया, इसको मैंने क्यू को क्यू कह दिया। और ये परमिटिविटी ऑफ ये जो है इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया। सही है भाई। इसके अगर मैं अंदर ले आऊँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सही है।
अब ये Q2 क्या होगा, Q2 जो होगा वो इक्वल टू बड़ा वाला Q जो कि टेस्ट चार्ज है, सही है भाई। अब हम लोग को पता है कि हम लोग कंसिडर करते हैं F की वैल्यू। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा देख लूँ। लेकिन F की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, वेक्टर फॉर्म ले लें उसकी, सही है। अगर मैं F की जगह पे लिख दूँ ई वन सॉरी ई क्यू बड़ा वाला, और क्यू की जगह पे क्या आएगा, Q2 आएगा, है ना, जो टेस्ट चार्ज है। इसकी जगह पे लिख सकता हूँ E2 इक्वल टू, इसकी जगह पे लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। क्यू से क्यू कट गया, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, ये जो बनाई है ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, और इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये हमारे पास इसकी डिफाइन करेगी कि कहाँ पे होती है। अच्छा, 1 कूलम जो चार्ज होता है ये बिग चार्ज है, उसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻16 कूलम, सही है भाई। अच्छा, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 12 चार्जेस क्यू अरेंज एट अ कॉर्नर और फाइंड द नेट फोर्स ऑफ अ सेंटर, सही है भाई। हमने 12 चार्जेस ले लिया, हमें 1 2 3 4 5 6 इसके कॉर्नर में, सही है। यहाँ पे कॉर्नर में 12 लाइनें खींचेंगे और 12 लाइनों पे हर एक पॉइंट पे चार्ज लगा देंगे, सही है भाई। तो क्या होगा, इसकी वजह से 1 की वजह से 7 कैंसिल होगा, अगर मैं इसके अंदर ऐसे खींचूँ 1 की वजह से 7 कैंसिल होगा, 2 की वजह से 8 कैंसिल होगा, 3 की वजह से 6 कैंसिल होगा। इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल होते जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि नेट चार्ज हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा पहले बार। लेकिन अगर एक जो है निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा, जो जो वैल्यू है वो उसकी तरफ खिंच जाएगी, तो हम लोग कहेंगे ये भाई जो वैल्यू है वो 3 और 4 जो है एक दूसरे को बैलेंस नहीं, और 3 और 6 जो है एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे। जैसे बैलेंस करने की वजह से, नहीं करने बनाने की वजह से, तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू होगी सच चार्ज वो Q6 के ऊपर या फिर जो भी हम लोग निकालेंगे उसके अंदर आगे की तरफ खिंच जाएगी। तो वो छोटी ही थी, इस वजह से मैं निकाली नहीं। लिखा हुआ है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, ई निकालना है हम लोग को। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब a distance z above a midpoint between two equal charges q a distance d apart. Also check the result consisting with you will expect from y when। एक और बोल रहा है कि जब z की वैल्यू जो है ना d की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ये भी एक्सेप्ट, ये भी हम लोग को चेक करना है। इसके अंदर दो, एक ही प्रैक्टिकल में दो चीज़ें पूछ न्यूमेरिकल में। पहले हम लोग को एक चार्ज लिया है, बोल रहा है दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, सही है। इसको मैं Q1 लिख लेता हूँ, उसको मैं Q2 लिख लेता हूँ। वो टोटल डिस्टेंस अपार्ट किया है उसका D, तो उसके आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D/2, सही है भाई। और वो एक पॉइंट है जिसके ऊपर वो फील्ड निकालनी है चार्ज के ऊपर। तो क्या होगा, इसके अंदर एक परपेंडिकुलर चार्ज गिरेगा यहाँ से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा, जो कि E1 होगी। दूसरा यहाँ पे गिरेगा जो कि E2 होगी। E1 और E2 जो है वो क्योंकि चार्ज हैं और वो पर एक्स और वाई एक्सिस, अगर मैं इसको वाई एक्सिस ले लूँ इस तरीके को और इसको एक्स एक्सिस ले लूँ, तो अगर ऐसी लाइन खींचूंगा तो हमें उसको पता है कि उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक्स एक्सिस कंपोनेंट बनता है, एक्स वाई का कंपोनेंट बनता है। ये होता है वाई का कंपोनेंट एक्स वाई, और ये होता है वाई एक्स का कंपोनेंट, है ना। इस तरीके से हमें बनता है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर मैं बात करूँ इसको, मैं अगर सिमेट्रिक वाला तोड़ दूँ, यहाँ से मैं बोलूँगा कि ये एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट बन रहा है, सही है भाई। तो क्या हो जाएगा सॉरी, इसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा E1 हमारे पास cos थीटा हो जाएगा, E2 हमारे पास cos थीटा हो जाएगा फॉर दूसरा वाला वाई कंपोनेंट के लिए, सही है। अच्छा, एक्स एक्स कंपोनेंट के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा नेगेटिव साइन एक्सिस के लिए, सही है भाई। अब मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ करता हूँ। हम लोग को बताया सारी की सारी जो एक्स वाली फोर्सेज हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक जगह पर डालनी है। तो हम लोग ने एक्स वाली कौन कौन थी, ये देखो यहाँ पे हमारे पास x1 पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी। E1 cos थीटा इन दोनों को मैं प्लस कर दिया, सही है, तो नेगेटिव साइन तो वहाँ से आई है। अच्छा, हम लोग को पता है Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो सेम है, उनका डिस्टेंस जो है वो D/2 है दोनों की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो E1 की फोर्स होगी, मतलब E1 की फोर्स कितनी होगी, E1 की फोर्स होगी
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, इसकी जो फोर्स होगी। और अगर मैं दूसरी वाली ले लूँ कि E2 जो है वो इसकी फोर्स सेम होगी, बस डी अपॉन साइन का डिफरेंस आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसकी वजह से ये कट जाएगा, जिसकी वजह से ये फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। सही है, मतलब दोनों लोग एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ तो E1 cos थीटा E1 cos थीटा, जब मेरे को पता है कि E1 जो है वो E2 के इक्वल है तो E1 को E2 के इक्वल मैं E ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने E लिख दिया और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2 cos थीटा हो जाएगा। अब मैंने इसका जो छोटा वाला ये वाला हिस्सा है, यहाँ वाला ये वाला हिस्सा था, तो मैंने इसके नीचे बना लिया क्योंकि हम लोग को एंगल cos थीटा का एंगल निकालना है। हम लोग को पता है कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और ये इसका टैच चार्ज है हमारे पास इसका, जिसकी वैल्यू Q है बड़े वाला, और ये हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर बीच में मिड पॉइंट पे गिर रही है। इसकी वैल्यू D/2 है, इसकी वैल्यू Z है क्योंकि हम लोग को इतना दूर निकालना है, और उसकी वैल्यू R है। हम लोग को पता है cos थीटा जो होता है, यहाँ पे देख लेना, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है इसका, अगर मैं इसका एंगल यहाँ पे बनाऊँ तो उसका बेस क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा R। सही है, तो बेस क्या है इसका Z और इसका परपेंडिकुलर है R। सही है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग उसका परपेंडिकुलर R निकाल सकते हैं, वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी वैल्यूज़ जो है ना पुट करेंगे। हम लोग को पता है सम ऑफ ई जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, Q1 जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, तो उसकी हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। ये हमारे पास ई के इक्वल हो जाएगा, इसको जो है 2 की जगह 2 लिख देंगे और इसकी वैल्यू जो है हम लोग लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q कॉस थीटा। सही है भाई, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली है Z/R। सही है, अब मैं बात करता हूँ आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाल दी Z² डिवाइड बाई डी स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, Z² डिवाइड बाई डी स्क्वायर की पावर क्या होगी 1, इसकी पावर है 1/2। जब 1 + 1/2 पावर होती है वो होता है हमारे पास 3/2। ये देखो दोनों प्लस हो गया, इसकी पावर 3/2 होता है। सही है, और हमारे पास क्या है Z कैप, जो कि हमारे पास ऊपर जो Z था वो Z नीचे रह गया। और अच्छा, डायरेक्शन कौन सी थी, ये देखो इसकी डायरेक्शन कितनी क्या है, ऊपर की तरफ Z, इसका डिस्टेंस क्या है Z डायरेक्शन, Z कैप, उसका वेक्टर जो बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो थी वो ऊपर की तरफ होगी, Z कैप की तरफ होगी डायरेक्शन। तो हम लोग ने Z कैप वहाँ से लेके आया है, ये हमारे पास पहले ही बात है। अब हम लोग पॉइंट की अप्रोक्सीमेशन, जब Z बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जब Z बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो D की जो वैल्यू होगी वो करीब करीब 0 होने लग जाएगी। क्या करेंगे हम लोग को पता है D जो है बहुत ज़्यादा छोटा है Z के लिहाज से ले, और D/2 उससे भी छोटा है, मतलब उसका हाफ होगा 0.5 ऑफ D। अब जब वो 0.5 और D होगा तो अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का होल स्क्वायर उससे भी छोटा होता है, जो कि 0.025 होता है। और D का स्क्वायर तो जब एक चीज़ छोटी होती है 0 से तो उसका स्क्वायर क्या होगा छोटा, और उसके बाद उसके ये इसकी वजह से जो D स्क्वायर होगा ना बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग D स्क्वायर की जितनी वैल्यू है वो निगलेक्ट कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे नीचे जो यहाँ पे D स्क्वायर आ रहा है, इस D स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, नीचे 4 है तो हम लोग को ये वाली टर्म जो है, इसकी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 नीचे आया और ऊपर जो है एक Z था, इस Z से ए वाला Z काटेंगे तो हमारे पास ये नीचे 2 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। सही है, अब इसी तरीके से इसका पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर भी यही हुआ हुआ है, बस इसका जो है ना नेगेटिव चार्ज दे दिया है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव है। सही है, जब एक नेगेटिव है तो क्या होगा, एक एक जो E1 होगा वो इधर बनेगा, दूसरा वाला E1 जो होगा वो वो भी अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके से इस तरफ वो E2 नेगेटिव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो एक तरफ खींचेगा ना चार्ज, पॉइंट चार्ज खींचेगा दोनों एक दूसरे को, तो कैंसिल तो नहीं होंगी, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, रिपेल नहीं करेंगी, वो अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर मैं ये देखो ना, अगर मैं दो चार्जेस लेता हूँ, एक पॉजिटिव लेता हूँ एक नेगेटिव लेता हूँ, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, तो इसकी जो चार्ज होगी वो इसको खींचेगी और ये वाली इसको रिपेल करेगी। तो ये इस तरीके का फ्लो कुछ करेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखा जाए तो हमारे पास जो
वर्टिकल कंपोनेंट्स है, वर्टिकल कंपोनेंट्स के मतलब दिला दे कि सीधे वाले, ऐसे वाले वाई कंपोनेंट वाले। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट E1 कॉस थीटा माइनस का E2 कॉस थीटा, क्योंकि क्यों किया माइनस का E2 कॉस थीटा, हमारे पास वाई जो होगा वो, अगर मैं इसको बनाया जाऊँ इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो एक होगा वो चार्ज ये करेगा और ये हो गया, तो ये क्या करेगा E1 कॉस थीटा, सही है। और E2 क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी क्योंकि खींचेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा और ये नेगेटिव हो जाएगा, सही है। इस तरीके की नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। मैंने लिख दिया E2 cos थीटा, हम लोग को पता है E1 E2 के इक्वल है, तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन थीटा के सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू जो है उस तरफ डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग को पता है 2e साइन थीटा जो है सेम हो जाएंगे। अब हम लोग को वैल्यू पता है, e की वैल्यू ये होती है। सिमिलरली हम लोग साइन का लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है d/2, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर, वो डालेंगे, सही है भाई। इस तरीके से हमारे पास d/2 आर स्क्वायर से हमारे पास ये आ जाएगा। और अच्छा, इस वाई टू से ये वाई टू काट दो, ओके हमारे पास कट जाए। बाकी डी क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू हम लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी 1/4 सेम टू सेम 3/2। हम लोग को पता है कि d/4 स्क्वायर जो है निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ी है, लेकिन जो सादा डी है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास डी क्यू ऊपर आ जाएगा। डी क्यू हम लोग के पास लैम्डा के बराबर होता है, हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल डायपोल लैम्डा है। और ये 4/3 पाई जेड क्यूब ये लिख सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब डॉट जेड कैप, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। अब हम लोग को एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, इसके अंदर हम लोग को लिखा हुआ है कंटिन्यूस डिस्क्रीट चार्जेस। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस आ रहे हैं, मतलब कि एक लाइन है पट्टी पे, उस पर बहुत जो है ना चार्जेस है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल कंटिन्यूस बनेंगी ना फील्ड, उसको हम लोग निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये भाई इसके सम होता है सारे के सारे छोटे छोटे, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, या तो उसके बाद हम बस इलेक्ट्रिक फील्ड सारे कंबाइन करते हैं। उसको हम लोग अगर बात करें तो उसका इंटीग्रल मतलब छोटे छोटे में डिवाइड किया तो उसका डेरिवेटिव हो गया, जो कि डी क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा छोटे छोटे चार्जेस पे। और मैंने इसका इंटीग्रल ले लिया, तो वो ई हो गया। यहाँ वाला इंटीग्रल जो है अंदर चले गया यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे चले जाएगा, तो डी क्यू पे इंटीग्रल लग जाएगा इसका। अच्छा, लाइन ऑफ चार्ज के लिए हम लोग क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एल होता है। अगर मैं इस पर डेरिवेटिव लूँगा तो ये डी क्यू पे लगेगा, और जो एल होगा वो उस तरफ आ जाएगा, लेमडा एल डी क्यू। सॉरी, हम लोग को पता है लेमडा कांस्टेंट है, तो बस जो वैल्यू हो जाएगी वो इस तरीके से होती है, ये होती है लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू ऑफ लेमडा इक्वल टू, ये क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल लीनियर चार्ज डेंसिटी, उस तरफ ले जाते हैं, हो जाएगा क्यू। डेंसिटी लगाऊंगा दोनों तरफ, डेरिवेटिव लूँगा डी अपॉन रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर डी अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा डी अपॉन क्यू इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ लेमडा टी। लेमडा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लेमडा हो जाएगा डी एल डिवाइड बाई डी क्यू। डी टी से डी के कैंसिल, इससे हमारे पास ई का वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हमारे पास जो होगी ना, अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूँ डी अपॉन डी क्यू, जो ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली है वैल्यू की, ये वाली डी अपॉन डी क्यू के अंदर अगर मैं ये डाल दूँ लेमडा डी एल, तो बस क्या हो जाएगी, लेमडा डी एल से हमारे पास ये वाली लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए हो जाएगी। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक की बात करूँ या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होगी ये रो और ए के बराबर। इसका ये क्या है, एरिया, लेंथ नहीं है, ये इसका एरिया है, बड़ा वाला एरिया कह सकते हैं, छोटा वाला एरिया जगह लेंथ इज टू फ्लैट, सही है भाई। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उसमें डाल देंगे, तो ये हमारे पास एरिया की इक्वल हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूमेट्रिक के अंदर। ये रो जो होता है वो क्यू अपॉन टाउ होता है, हम लोग को पता है टाउ जो उधर चले आएगा, उसके बाद सिमिलरली हमारे पास ये डेंसिटी इसके बराबर हो जाएगी, सही है भाई। हमारे पास पी जो है कॉन्स्टेंट है, तो फिर हमारे पास ये टाउ के इक्वल हो जाएगा डी टाउ। इस तरीके से हम लोग के पास तीनों की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, सही है, इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। अब हमारे पास ये कुछ है जिसके अंदर हम लोग कह रहे हैं
हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे जो हम बस बहुत सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, हमारे पास जो है ना सम लग जाता है, बाकी तो सेम रहता है। सही है भाई, ठीक है। एन की वैल्यू बहुत सारी होगी तो बहुत सारी लेंगे। 2.3 के सेम टू सेम यही है। इसमें जो लेंथ है, दो चार्जेस दिए हैं जिसकी लेंथ जो है वो 2L है। डी क्यू के इक्वल छोटा छोटा काट लिया, उसके बाद एक्स की डायरेक्शन है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया, जनरल फॉर्मूला हम लोग को पता है डी क्यू इक्वल तो होता है ये वाला फॉर्मूला है, ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। सही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऊपर निकाला था। लैम्डा हम लोग को पता है, तो डी क्यू एल से हम लोग ने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। और एल जो है, ये देखो एल कहाँ पे, एल यहाँ से, एल जो है वो एक्स एक्सिस पे, तो हम लोग कह सकते हैं एल इक्वल टू एक्स, ये डी एल इक्वल टू डी एक्स। तो हमने डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दी और लैम्डा जो है बाहर आ गया। ये हमारे पास पहली की बात हो गई। अब हम लोग ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दूसरे को सिमेट्री की वजह से कैंसिल करेंगे, ये दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे। सही है, बाकी बचा का वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग को पता है ये दोनों एक दूसरे को, हमारे पास जो है कॉस थीटा सिंगल चार्ज है, सॉरी, तो ये रहा हमारे पास, ये वाला चार्ज जो है इसको ऐड करेगा, तो हमारे पास डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। सही है भाई, हम लोग की वैल्यू डाली यहाँ से ऊपर से उठा के, ये वाली वैल्यू थी, ये जो हमने निकाली ये डाली है, ये मैंने यहाँ पे डाल दी। और कॉस थीटा जो है वो उसके साथ उस तरफ है। अब जो है कॉस थीटा की वैल्यू क्या है मैं निकालूंगा, उससे हम निकाल चुके हैं, वो होता है जेड अपॉन आर, और आर होता है 3/2। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे जो है 3/2 एल। अब मैं एल की जगह पे मैं एक्स लिख दूंगा, तो फिर एक्स हो जाएगा, तो ये जेड हो जाएगा। अब जेड जो है कांस्टेंट है वो बाहर, यहाँ से जेड बाहर, बाकी बचा डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेट करना है, मतलब 1/जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर 3/2 डॉट डी एक्स, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। सही है, अब हम लोग को पता है इंटीग्रेशन हम लोग को आनी चाहिए, तो फिर इसको मैं सॉल्व ओन कर सकता हूँ। यहाँ पे आसान सी बात है, कैसे इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे हो सकती है। अगर मैं आसान सी बात करूँ तो पावर शुरू में, सही है भाई, पावर से एक कम करूँगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यार देखो, इसको या तो दूसरा तरीका क्या है, हम लोग ले सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। सही है भाई, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब डेरिवेटिव लूँगा 2t डॉट डी टी इक्वल टू 2x डॉट डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, टी डॉट डी टी इक्वल टू एक्स इक्वल डी एक्स। सही है भाई, अगर मैं उसके हिसाब से निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, टी अपॉन एक्स डॉट डी टी इक्वल टू डी एक्स। इस तरीके से मैं आराम से वैल्यू निकाल सकता हूँ। सही है भाई, आगे पीछे करके या फिर इंटीग्रेशन लगा के, या तो फिर मैं इसके अंदर अगर ये नहीं हुआ तो फिर कॉस थीटा साइन थीटा की इंटीग्रेशन भी लग सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आगे मैंने करी हुई है, इस वजह से मैं उस पर समझा दूंगा, तो उस वजह से आसान हो जाएगी। बाकी जो टू का था, अच्छा भाई जेड जो है हमारे पास लेमडा, अच्छा मैं ना एक सेकंड, ये टू था ना, यहाँ पे टू आएगा ना, ये डी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टू हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी जगह पे टू टू आएगा चलता हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है सॉरी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ और मैंने निकाल दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला इक्वेशन डाल देंगे, उसके बाद डी एक्स के अंदर वैल्यू डालेंगे, हम लोग बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद कुछ ऐसी बन जाएगी। इसके बाद हम लोग उसकी लिमिट होगी एल से लेके, क्यों लिमिट कहाँ से लगा, लिमिट इस तरीके से निकल ली है, इसका टोटल डिस्टेंस है वो 0 से शुरू हुआ और यहाँ तक गया। सही है भाई, यहाँ से सॉरी, ये यहाँ शुरू होगा तो यहाँ तक जाएगा, कितना है ये 2L था टोटल, तो उसका हाफ क्या होगा, L होगा, तो ये 0 से शुरू हो रहा है, ये L तक जा रहा है। सही है भाई, तो हम लोगों ने इस वजह से लिखा है, लिमिट लिखी इसकी 0 to L। इसको मैं डालूंगा तो मेरे पास L की लिमिट जो होगी वो डालने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे L होना चाहिए, L उसका यहाँ पे L पॉइंट पार्टिकल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हमारे पास ऊपर भी L आ जाएगा ना, पे L लिखा होना चाहिए। ये पॉइंट पार्टिकल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हम लोग को पता है एल स्क्वायर की जो बड़ी वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे, तो एल की वैल्यू 1/2, जेड बाहर आ जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग को पता है लैम्डा, सॉरी क्या है, लैम्डा एल इक्वल टू क्यू जो होता है हमारे पास ये होता है, तो उसको ऐसा हमने उसको लैम्डा एल इक्वल टू क्यू जो है हमने कर दिया।
चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर मैं इसकी खास तौर पे बात करूँ तो यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 2L। तो हम लोग के पास जो 2 है वो L के साथ अंदर ब्रैकेट में बंद हो जाएगी। जो 2L लेंथ है, लेंथ हमारा टोटल लेंथ इक्वल टू 2L है। तो ये टोटल लेंथ जो है ना वो 2L के इक्वल है। तो ये जब ये वाली चीज़ लगाई ये क्यू के इक्वल होती है, सही है। और जब ही जो है 2 भी गायब हो गया, ये चीज़ इस वजह से हुई है। जेड स्क्वायर इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट पार्टिकल अप्रोक्सीमेशन। ये होमवर्क है 2.2, 2.5, 2.6, ये मैं आगे दिखा दूंगा किस तरीके से हुई है। बाकी हमारे पास ये वेक्टर डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है डाइवर्जेंस। इसका डेल्टा वेक्स, इसका नेट फ्लो होता है। नेट फ्लो मतलब फ्लक्स आउट प्लस इन। अगर मैं इसकी बात करूँ कितना फ्लक्स आउट हो रहा है, फ्लक्स आउट इन कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें इन हो रही है, -5 लाइनें हमारी, ये होता है 0। तो ये फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। सही है भाई। अगर मैं केस 1 की बात करूँगा, इसी की बात कर रहा हूँ 1 2 3 4। अगर मैं केस 2 की बात करूँ, इसमें कितनी लाइनें बाहर हो रही हैं, 1 2 3 4 5, कितनी अंदर जा रही हैं, 0। तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, या कि इसकी पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। इसकी बात करूँ कितनी अंदर जा रही है, 4, तो ये नेगेटिव फ्लक्स हो गया। सही है, इस तरीके से होता है डाइवर्जेंस थ्योरम। हम लोग को पता है ये इसके बराबर होता है, हम लोग निकाल सकते हैं ये डाइवर्जेंस फ्लक्स के बराबर होता है। सही है भाई। अच्छा, हम लोग के पास ये आ गया हमारे पास गॉसियन सरफेस या गॉसियन इंटीग्रेशन। ये हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हैं। अगर मैं आगे चलूँ तो इसका मतलब ये हमारे पास गॉसियन इंटीग्रेशन आ गई है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आगे चल लेते हैं, हम लोग को एग्जाम्पल पे चलते हैं। 2.3 ये इसकी एग्जाम्पल है। एक लेंथ है ये एक्स एक्सिस की, उसके बारे में बोल रहा है कि इस तरीके से लिखा लो। सही है भाई। तो ई साइन थीटा उस तरफ का है, और हम लोग को जो है ना ये चीज़ निकालनी है। तो हम लोग ने क्या किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग को पता है, और ये जो होता है हम लोग को थीटा की वैल्यू भी पता है, जेड की वैल्यू भी पता है। सही है, आर हम लोग निकाल सकते हैं इससे। सही है भाई। रब कब करेंगे, आर की वैल्यू ये आ जाएगी, इस तरीके से हमारे पास चेक भी करना होती है। हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, एफ के एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स और जेड के डी एक्स कितनी होगी, एक्स की जो हॉरिजॉन्टल है, एक सिंगल चार्ज है तो हमारे पास डी एक्स की ये हो जाएगी, और डी जेड की होगी, डी जेड की एक डी एक्स की होगी। सही है, ये डी जेड की हो जाएगी, डी जेड देखो डी जेड कॉस थीटा, और ये हो जाएगी डी एक्स साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल के लिए मैं क्या करूँगा, डी एक्स 1/4 पाई एस का फॉर्मूला लगाऊंगा, पॉइंट चार्ज जगह इंटीग्रेशन लगाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है डी एक्स की डेल्टा ई एक्स। सही है भाई। डेल्टा ई एक्स है, मेरे को ई एक्स निकालना है ना, डेल्टा का ई एक्स, डेल्टा ई एक्स अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, डेल्टा आ जाएगा बीच में। तो इंटीग्रेशन हम लोग को डी क्यू का हम लोग को वैल्यू पता है, वो डी अपॉन डी डेल्टा एल होता है। और डेल्टा एल की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो इस तरीके से हमारे पास ये आर की वैल्यू मैंने ये डाल दी है। आर की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू जो है मेरे पास ये वाली साइन थीटा की वैल्यू है, और ये वाला आर मेरे पास इस तरफ आ गया। सही है। तो बाकी ये वाले आर की स्क्वायर की वैल्यू ये है, हम लोग को पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू थोड़ा सा इक्वल टाइप है, क्योंकि ये अगर मैं एल लूँ या एक्स लूँ, एल जो है एक्स एक्सिस पे, तो एल और एक्स एक ही बात है, तो ये 3/2 हो जाएगा। सही है भाई। अब मैं इसको एल भी लिख सकता था, यहाँ पे एक्स भी लिख सकता था, इंटरचेंजेबल है। सही है, तो इस वजह से मैंने पहले यहाँ पे लिख दिए लाइन के एल सच एक्स लिमिट, उसकी लिमिट लगाते वक्त हम लोग जो है एक्स ले लेंगे, तो एल जो होगा वो 0 से लेके एल तक जाएगा, और उसकी वजह से डी एक्स इक्वल हो जाएगा। एक्स की लिमिट लगाई तो एक्स की लिमिट लगाने के बाद हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। अब हमारे पास ये हम लोग को सॉल्व करना है। मैंने कहा था नहीं, ये ऊपर सॉल्व हुआ हुआ है, तो हम लोग ने क्या किया, ये देखो सिमिलरली मैंने क्या किया, इसको डी अपॉन डी टी केवल ले लिया, 2x के ऊपर ले लिया, एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। बस जो है ना ऊपर भी एक एक्स था, जो कि हमारे पास ये वाला था, और नीचे भी एक एक्स था, एक्स से एक्स कैंसिल। इस तरीके से हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। डी टू स्क्वायर, टी पे वैल्यू निकाली, टी पे इंटीग्रेशन करी, और ये हम लोग के पास कुछ ये चीज़ बन गई। हम लोग ने वापस से लिमिट लगाने के बाद ये चीज़ वहाँ भी पुट कर दी ऊपर वाली जगह पे, जो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करी थी। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम लोग ने इसके अंदर डी जेड निकालते हैं। डी जेड निकालने के लिए हम लोग ने ये चीज़ करी है, डी एल निकाला, उसके बाद डी एल की वैल्यू डाली, डी एक्स की इक्वल होगी, जेड की इक्वल हो गई। अब ये 1/, ये हो गया, ये देखो सिमिलरली 1/z वाली आ रही है। अब ये मैंने इंटीग्रेशन टेन थीटा से सॉल्व करी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है। किस तरीके से, देखो टेन थीटा जो होता है, उन्होंने क्या किया, एक यह लिया, एक एक्स ले लिया, एक जेड ले लिया, और जो उसकी जो वो थी आर, वो हमने ये वाली चीज़ ले ली आर। ठीक है भाई, ऊपर से उठाया हमने ये जो हमारे पास वो था।
अब मैं टेन थीटा का लगाया, वो होता है 2 टेन थीटा जेड, ये होता है जेड टेन थीटा एक्स, क्योंकि जेड होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है रिस्पेक्ट थीटा के, तो क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल टू जेड सेक स्क्वायर थीटा, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। सही है भाई। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा मेरे को पता है, वो होता है जेड अपॉन ये होता है, और अगर मैं कॉस को जो वैल्यू है वो होती है 1/2 जेड। सिमिलरली अगर मैं इसको रल ले आऊँ, इसको रल ले आऊँ, तो ये 1/2 जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड 1/cos, ये हो जाएगा सेक थीटा। सही है भाई। सिमिलरली हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम लोग साइन भी लिखा सकते हैं कि वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। अच्छा, मैंने इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी जेड, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। सही है। ये कहाँ से आई? ये ऊपर से आई है, ये मैंने वैल्यू उसकी पुट करी है। देखिए ये थी। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा वैल्यू लिखा हुआ है, ये एक्स जेड स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाली जो है मैंने वैल्यू उसकी पुट करी है। सही है। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सही है भाई। और इसको मैं अगर वो करूँ नीचे से, क्या नाम है अपना, क्या कहलाते हैं, जेड कॉमन ले लूँ तो मेरा जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा -1, जो सॉरी +1, ये होता है सेक थीटा। तो याद आया, इस तरीके से होता है ये जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा या 3/2, 2 से 2 दोनों का कैंसिल, तो आ जाएगा जेड सेक क्यूब। सही है भाई, इस तरीके से हुआ है। अब हम लोग ने इसके ऊपर डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट मार दी, जो कि जेड है, ये वाली चीज़ है। जेड से जेड कैंसिल, दो दो जेड बाहर आ गए बाकी के, और जो सेक स्क्वायर है उससे सेक स्क्वायर कैंसिल, 1/सेक स्क्वायर, ये कॉस के इक्वल होता है। कॉस का डेरिवेटिव मैंने साइन निकाल लिया। साइन के बाद मैंने उसकी लिमिट लगाने से पहले साइन की एक्स को पुट कर दिया उसके अंदर वापस से जाके। सही है भाई। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो लिमिट से निकालने के बाद कुछ इस तरीके की लिमिट बन गई। भाई ये हम लोग बहुत आसान है, तो हम लोग बार बार करवाएंगे नहीं, क्योंकि ये हम लोग लास्ट क्लास में ही और इससे ऊपर हम लोग ने क्या नाम है एमपी के अंदर भी सिमिलरली इसी तरीके से किया था। तो ये भाई ई ऑफ एक्स के अंदर हम लोग ई ऑफ आई टोटल टोटल कर दिया इसकी वैल्यू, इसमें जो है ना ये चीज़ कॉमन आई थी बाहर निकाल दिया, ये ई ऑफ एक्स है, ये ई ऑफ जेड है। ठीक है भाई। अब हम लोग ने पॉइंट पार्टिकल अप्रोक्सीमेशन लगाई जिसके अंदर जेड जो है एल ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है जेड ज़ीरो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये देखो ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, और यहाँ पे जो है जेड की वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट पार्टिकल अप्रोक्सीमेशन होगा। सिमिलरली 2.4 की बात करेंगे तो एक ये कुछ फील्ड बनी हुई है, लूप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेजिस्टेंस अबव द सेंटर ऑफ अ लूप ऑफ वाई, लूप ए साइड ए कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इसकी चार्ज डेंसिटी मैंने क्या कहलाई थी, स्पेलिक डेंसिटी, जो कि इक्वल होती है लेमडा या फिर दिस, और ये कुछ याद आया होगा आपको, है ना, एरिया की इक्वल याद है। अगर मैं इसकी एक एक साइड को लूँ, 1 2 3 4, यहाँ कितनी चार्ज हो गई, 4 साइड्स हो गई। सही है। तो हम लोग पहले साइड के निकाल लें, तो हम लोग मल्टीप्लाई पर जब सबकी जैसी है साइड, तो एक ही साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, तो हम लोग एक के निकालेंगे तो बाकी के लिए भी वही होगी। अब मैंने ट्राइंगल बताया, ट्राइंगल के अंदर ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा इसका r। हमने इसकी वैल्यू निकाली, इससे हम लोग का r निकल जाएगा। इससे हम लोग आसान से अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, थीटा, ये z, ये r, ये हो जाएगा a/2। तो थीटा से हम लोग निकाल सकते हो आराम से, कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हो जेड की वैल्यू भी और ये आर की वैल्यू भी। हम लोग ने फॉर्मूला ऊपर से हम लोग को याद है, जो कि हमारे पास ये कसो 1/2 2 पाई एल डिवाइड बाई आर, और आर स्क्वायर, इससे हमने निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा देखो, क्योंकि इसमें हिंट भी दिया हुआ है कि एक्सरसाइज 2.1 में जो आपका फॉर्मूला बना है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, उससे निकाल लो पहले हम लोग। सही है भाई। उससे हम लोग ने ये निकाल लिया। अब हम लोग ने ये फॉर्मूला डाला, तो यहाँ पे जो एल है वो हो जाएगा 1/2, और इसकी वजह से हम लोग ने वैल्यू डाली। अब मैंने इसी तरीके से, ये होता है आर, ये होता है जेड, इसके इक्वल हो जाएगा जेड जो है हमारा आर के इक्वल है सकता।
ये वाली चीज़ जो है आर आर हमारे पास स्टेपल था, वो देखो यहाँ से आ जाएगा, ये आर जो है ये वाली चीज़ था 1/2। सही है वही। उसके बाद जो आर स्क्वायर था उसकी जगह पे मैंने वापस से ये, अगर मैं रूट काट दूंगा तो ये जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है भाई, ये वाली चीज़ मैंने अंदर डाल दी रूट के। और जो एल की वैल्यू थी वो थी, एल जो था वो था a/2, तो एल स्क्वायर किसके ऊपर होगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये देखो इस तरीके से आ गया। उसके बाद ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। ये हम लोग ने पहले साइड के लिए निकाल ली। सही है भाई। अब ये 4 साइड हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा आसान सा बस। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया, इसकी वजह से 4 से 4 कैंसिल हो गया। और बाकी ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या आ गई। अच्छा कॉस थीटा जो होगा, मैंने शायद इसमें ये भी लिख लिया हुआ है। अच्छा ये जो है, ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू जो है, ये हम लोग पास E1 की वैल्यू आई है। ये जो आई है E1 की वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है, E की वैल्यू है। सही है। E1 ये क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू। ये कॉस थीटा की वैल्यू मैंने कहाँ से डाली है, ये जो मैंने निकाली थी ये वाली वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे उठा के डाल दी। तो उसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई प्लस करूँगा तो ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू 3/2 हो जाएगी, जो कि सॉरी 3/2 बोल रहा हूँ, 1/2, 1/2 प्लस 1/2 जो होता है 1 की वजह होता है, ये 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 1/2 जो कि इसकी लिखी हुई है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पहला वाला हो गया। अच्छा बाकी जो है आई गेस ये जो है वो गॉसेस इंटीग्रेशन है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में करते हैं। और इतना सही था इसके लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह।